Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. Today we are going to discuss the Parkinson's disease. Parkinson's disease is more than just a tremor. Today we will break down what's really happening inside the brain and how it affects the movement and daily life. First of all, the Parkinson's disease was first discovered by the James Parkinson in 1817. He named it as paralysis agitans, means shaking palsy. Let's start with the definition. It's a chronic progressive neurological syndrome due to the lesion in the basal ganglia. What's the basal ganglia actually? It's a group of subcortical nuclei deep within the brain's forebrain, and these are involved in motor control, action selection, habit formation and reward-based learning. जो पार्किंसंस डिजीज़ है ना, उसमें हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है उसका रोल ये होता है कि इसने जो है ना डोपामिन के लेवल को मेंटेन करना होता है। अब डोपामिन के लेवल को ऑप्टिमाइज रखने के लिए बेसल गैंग्लिया का एक रोल है। अब जब बेसल गैंग्लिया में कोई अबनॉर्मैलिटी आएगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो डोपामिन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड वी नो कि जो डोपामिन है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि प्लेजर में, हमारी रिवॉर्ड में, मोटिवेशन में जो है ना इन सब मूड को रेगुलेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पैथोफिजियोलॉजी है हमारे पास पार्किंसंस की, उसमें आ जाते हैं दो प्रोसेसेस। पहली बात होगी डोपामिन की कि ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होने का मतलब ये है कि ये हमारे एक्शंस को बहुत स्मूथ और काम रखता है। ये इनहिबिट करता है जितने भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब हमारे पास डोपामिन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मीन्स कि इनहिबिटरी एक्शंस कम हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ऑपोजिट चीज़ है ना, मीन्स कि एक्साइटेटरी एक्शंस, तो एक्साइटेशन वाली जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। इस वजह से पार्किंसन डिजीज़ का जो मेन एक प्राइम और जो प्राइमरी सिम्टम होता है ना, वो है हमारे पास ट्रेमर्स, मीन्स के मूवमेंट, कॉन्स्टेंटली बॉडी मूवमेंट में रहती है, ट्रेमर्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्साइटेटरी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा जो एक फैक्टर है वो है लिवी बॉडी फॉर्मेशंस। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो पार्किंसन होता है डोपामिन की एक्टिविटी डीजनरेशन की वजह से, और ये डीजनरेशन क्यों होती है? लिवी बॉडीज़ की वजह से। हमारे पास इयोसिनोफिलिक कुछ न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं निग्रोस्ट्राइएटल पाथवे में, जहाँ पे डोपामिन का लेवल होता है। अब उन सेल्स की वजह से डोपामिन के सेल्स की डीजनरेशन हो जाती है और इसके रिजल्ट में हमारे पास डिप्लीशन हो जाती है डोपामिन सेल्स की। Before moving towards the clinical features of Parkinson's disease, let me ask you something. Just imagine that you want to do something, but your body hesitates to start. And when you are doing something, it struggles to stop. And that's the key movement problem in Parkinson's disease. Parkinson's disease में जो most disabling feature होता है वो weakness नहीं, बल्कि difficult to initiate and difficult to terminate the movement. सबसे मुश्किल काम होता है movement को start करना और उसको stop करना। और हम क्लिनिकल फीचर्स को ना दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी फीचर्स होते हैं ना, जो पेशेंट आपके पास चल के आता है क्लिनिक में, तो जो मेनली प्राइमरी सिम्टम वो हैं जो कि आप उसको आते हुए ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जब वो चल कर आ रहा है तो आपको उसी में नज़र आ जाता है कि मे बी ये बंदा पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट है। वो होता है रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स के बहुत स्लो मूवमेंट होती है उसकी। रेस्टिंग ट्रेमर्स मीन्स के रेस्ट पे वो कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, लेकिन उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं। पोस्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टूप्ड पोस्चर है। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, जिसको हम मास्क लाइक फेस भी कहते हैं। अब ये मास्क लाइक फेस होने की वजह होती है हमारे फेशियल मसल्स की स्टिफनेस। हमारे फेशियल मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है और इवेंचुअली हाइपोमीमिया मीन्स एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है। और ऑफ कोर्स उसकी जो गेट है वो एबनॉर्मल है। इसके साथ ही अगर सेकेंडरी फीचर्स की बात की जाए तो सेकेंडरीली होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स वो बंदा बहुत डिप्रेस्ड होता है, पर्सनालिटी उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में मसला होता है, सेंसरी प्रॉब्लम, सेंसेशन लॉस होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हो सकता है वो बंदा, स्पीच में इशू ऑफ कोर्स आएगा। उसके साथ साथ ही एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर बताते हैं पार्किंसोनियन पेशेंट का, वो होता है माइक्रोग्राफिया। उसकी जो राइटिंग है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, छोटे छोटे राइटिंग लिखता है वो। कफ होती है, सिलोरिया हो सकता है, के ड्रूलिंग हो रही होती है। There are 3 types of gaits in the Parkinson patient. The first one is shuffling. Shuffling gait हमारे पास बहुत small stepped gait होती है, जिसमें हमारे पास arm swing बिल्कुल ना होने के बराबर है and speed is very high. फेस्टिनेटिंग गेट जो फेस्टिनेटिंग गेट होती है उसमें हमारे पास स्टूप पोस्चर और बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्विक स्टेप्स होते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाती है, उसकी वजह से पर्सन ज़्यादा स्टूप हो जाता है। एंड द फ्रीजिंग गेट एज इट्स नेम इंडिकेट के इसमें पेशेंट की जो वॉक है बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, मतलब कि एकदम से एक ऐसे पीरियड आता है वॉकिंग में कि पेशेंट जो है ना इनएबिलिटी आ जाती है उसमें कि वो एकदम से फर्दर स्टेप्स को आगे बढ़ा नहीं पाता, हालांकि उसकी इंटेंशन है वॉक करने की, लेकिन ही इज़ अनएबल टू डू दैट।
और चूंकि एबनॉर्मेलिटी होती है बैलेंस में तो ऑफ कोर्स फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक के मुताबिक 45% जो है ना पेशेंट फॉरवर्ड फॉल कर सकता है और 20% लेटरली जो है ना पेशेंट में चांसेस होते हैं फॉल करने के। और इसके साथ ही जो है पेशेंट की गेट या तो रेट्रोपल्सिव होगी या एंटीरोपल्सिव होगी, मींस के या तो वो फॉरवर्ड लीन करेगा चलते हुए या बैकवर्ड लीन करेगा। और ये क्यों होगी? क्योंकि मसल में वीकनेस है, या हमारे ट्रंक के एंटीरियर मसल्स में वीकनेस हो सकती है या बैक के मसल्स में वीकनेस हो सकती है। इन मसल वीकनेस की वजह से पेशेंट जो है ना उसके लिए रोटेशन परफॉर्म करना डिफिकल्ट है, मीन्स कि वो चलते चलते टर्न लेना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको फ्रीजिंग गेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द पार्किंसंस डिजीज। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आई होप सो कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, बिकॉज इन सब चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है मेमोराइज़ करने में सिम्टम्स, ताकि आगे जाकर हम रियल केयर दे सकें पेशेंट को। पार्किंसन डिजीज़ ना सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारी मूवमेंट में स्ट्रेंथ ज़रूरी है, बल्कि मूवमेंट में टाइमिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।